एग्जिट पोल के नतीजों के बाद और मतों की गिनती से एक दिन पहले आप टीम आज तक का यह विश्लेषण देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे सही साबित होते हैं तो अगले 125 दिनों में क्या क्या होने वाला है। बहुत सारी चीजें जो मैनिफेस्टो में रही, और मैनिफेस्टो में पहली बार ओलंपिक खेलों के लिए हम दावेदारी करेंगे। विक्रांत, ऐसी बात 125 दिन में तो नहीं आएगा, लेकिन 2029 के इलेक्शन से पहले आ जाएगा, क्योंकि आमतौर पर जो ओलंपिक्स होती हैं वो 7 साल पहले अवार्ड की जाती हैं। 2036 की आप बात कर रहे हैं। और श्वेता, आप ये मान लीजिए कि अहमदाबाद का वो ओलंपिक्स होस्ट करना, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन 90% वो डन डील, क्योंकि अहमदाबाद को ये होस्ट सिटी बनाएंगे, वहां पर काम भी शुरू कर दिया गया है। और जो पिछले साल कांग्रेस हुई थी, जो ओलंपिक चार्टर की, जो मुंबई में हुई थी पहली बार कई साल बाद, तो उसमें एक तरह से ये मत बनना शुरू हो गया था। बस एक ही उसमें अड़ंगा हो सकता है कि ये मिडिल ईस्ट की कोई कंट्री ना आ जाए। द मोमेंट आप कहें कि सऊदी अरेबिया आ गया या कतर आ गया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, लेकिन उनके पास ना ब्राइब देने की कैपेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। और आप जानती हैं, मतलब खुले में बोल रहे हैं ये होता है। फुटबॉल वर्ल्ड कप है, ये ओलंपिक्स है, इससे पहले बहुत से स्कैंडल्स आए हैं। तो क्रिकेट तो देखिए, क्रिकेट एक ऐसी चीज है, हिंदुस्तान में सबसे बड़ा खेल वही है, बट वो सरकार के अंडर पुश कर देता है, फिर तो उसके सामने वो तो क्रिकेट भी करना चाहते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि क्रिकेट जो है वो सरकार के अंडर नहीं आती, बट बाकी खेल आते हैं। मुझे लगता है कि ओलंपिक्स, अगर आपको इंडिया को अवार्ड हो गया, 2 बार इंडिया ने एशियन गेम्स कराए हैं, 51 में और 82 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, लेकिन ओलंपिक्स से बड़ा तो दुनिया में कोई इवेंट ही नहीं है ना। तो हम भी भले वो G20 की बात करें, कुछ भी करें, आप सोचिए शायद कुछ साल पहले ये नामुमकिन था इंडिया में ओलंपिक्स होगा। और जैसे मैंने कहा 2036 ओलंपिक्स, मैं बहुत सरप्राइज होऊंगा कि इंडिया में, अहमदाबाद में वो ना हो। नहीं, एक बार और पहले हुआ था ओलंपिक्स को लेकर डिस्कशन, जब कांग्रेस सरकार थी, यूपीए सरकार थी, जब इन्होंने कहा लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर इतना भ्रष्टाचार हो गया कि डर के मारे बिड ही नहीं किया हमने। और अंजना, यही इंटरनेशनल फोरम पे परिवर्तन है। G7 के साथ शुरुआत होगी और उसके आगे फिर आगे आप बढ़ते जाएंगे। आज मतलब ये हकीकत है, इससे कोई नो डिनाइंग। और G20 का जो सफल आयोजन भारत ने किया, उसके बाद से पूरे विश्व के मंच पर जो एक, मतलब आप बहुत नाज से ये कहते हैं कि हम एक सफल आयोजन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कंसेंसस पर पूरे विश्व के ऐसे मुल्क जो आमने सामने आंखें तरेर कर तीर चला रहे थे आंखों से, अगर एक कंसेंसस बना तो वो उसमें बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। और मुझे लगता है कि वो अगर सिलसिला बरकरार रहा तो जैसे एनआरआईज भी, जब हम लोग पीएम को बाहर कवर करने जाते हैं, एनआरआईज में एक बहुत जोश है भारत के बढ़ते कद को लेकर। उनको लगता है कि हमें नई पहचान, नई इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो मुझे लगता है कि वो और भी आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। लेकिन एक सिद्धार्थ से मेरा सवाल था जो मैं पूछना चाहती हूँ। आज सारे तीर धनुष सिद्धार्थ की तरफ है। सिद्धार्थ, 2 चीजों पर प्रश्न है मेरा, क्योंकि जो ऐसा सुधीर ने कहा कि हम देख सकते हैं कि ज्यादा इकोनॉमिक डिसिप्लिन हो, ये जो फिस्कल प्रूडेंस की बात होती है, रेवड़ियां जो चुनाव में, क्योंकि अब पार्टियां नहीं कूदती हैं, खासतौर पर स्टेट इलेक्शंस में तो रेवड़ियां मैदान में रेस में उतरती हैं। हम 300 रुपए की देंगे, हम फला 100 की देंगे, हम ये देंगे, हम वो देंगे। और इसी का नतीजा है कि हैदराबाद में जो मेट्रो है उसके बंद होने की नौबत आई, क्योंकि आप इसको फ्री राइड दे रहे हैं, उसको फ्री राइड दे रहे हैं। दे आर नॉट बिकमिंग मतलब इकोनॉमिकली वायबल थिंग्स। तो क्या आपको लगता है कि वहां तक कुछ करने की पीएम सोच सकते हैं? क्या उस तरफ कोई कदम उठाया जा सकता है? क्योंकि पीएम ने चर्चा तो बहुत की है, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का पर्व्यू रहेगा। लेकिन क्या सरकार कुछ सोच सकती है? देखिए, सरकार की सोच, प्रधानमंत्री की सोच इस मैनिफेस्टो से बड़ी साफ साफ दिखती है। और जो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया, पिछले 10 वर्ष में जो लाभार्थी का जो स्केल बना है देश भर में, अगर हम 70 करोड़ लाभार्थी अलग अलग स्कीम्स की देखें, तो ये भी हमें मानना पड़ेगा कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार है, तो उन्होंने देने में कमी नहीं रखी है। पर ये जो सब्सिडीज हैं ये टारगेटेड हैं। जैसे सबसे पहला अभियान आपको याद होगा, जब गिव इट अप वाला कैंपेन आया था गैस सिलेंडर को लेके, तो बहुत लोगों ने चिंता की कि अरे गैस सिलेंडर देंगे क्यों, पाइप्ड गैस है, कभी पाइप में पीछे गैस बंद हो गया तो क्या होगा। तो एक माइंडसेट में परिवर्तन आया। अभी जो लेटेस्ट पॉइंट है कि हर घर में नल होगा, जल जाएगा, ये एक प्रकार से लॉन्ग टर्म कैपिटल ओरिएंटेड सब्सिडीज हैं जिससे एसेट्स बन रहे हैं। जो आपने कर्नाटक या तेलंगाना की जो बात की कि खासकर जो फ्री राइड फॉर बस वुमेन है, एलएनटी ने, भारत की सबसे बड़ी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी एक प्रकार से, उसने वो मेट्रो बनाई। आज उस मेट्रो में सवारी नहीं है। एलएनटी सोच रही है कि वो अब उस कंपनी को बेच देंगे 1-2 साल में। वो
हमारे यहाँ पे सबसे पहले उस कंपनी ने ये बात कही। तो ऐसे इसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। और ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। मुझे नहीं लगता कि केंद्र कुछ करेगा, क्योंकि फिर वही एक सवाल उठेगा कि जो केंद्र राज्यों को दबा रहा है, जो आपने देखा साउथ में एक नैरेटिव पॉलिटिकल चला फेडरलिज्म को लेके, पर अगर स्टेट्स खुद नहीं करेंगे तो उन स्टेट्स की स्थिति खराब होगी। एक छोटी सी बात, जिन्हें ऐसे तथाकथित बीमारू राज्य कहा जाता है, आज आपको देखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन है, बिहार में काफी परिवर्तन है। तो जो राज्य दक्षिण भारत में भी इस रास्ते पे जाएंगे, कहीं बीमारू का टैग यहां से वहां ना चला जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए ना, मंगलसूत्र से लेकर मिक्सी, मतलब सब कुछ मुफ्त देने की, और दक्षिण में तो सबसे ज्यादा इसकी प्रथा थी। अगला प्रश्न लैंड एक्विजिशन रिफॉर्म्स को लेकर है, क्योंकि उसमें भी विरोध सामना करने की वजह से, अब देखिए अयोध्या का एयरपोर्ट चल पड़ा, कहाँ का एयरपोर्ट चल, लेकिन जेवर एयरपोर्ट में कितना लंबा वक्त लगा। क्या इस चीज को सरकार छुएगी? और बैंक्स का विलय, देखिए अंजना जी, आपको याद होगा 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सबसे पहली जो ऑर्डिनेंस आई थी वो लैंड की ऑर्डिनेंस थी। नितिन गडकरी जी ने उसको ड्राफ्ट किया था, उसको विड्रॉ किया गया क्योंकि हाईवे कंस्ट्रक्शन रुक चुकी थी। परंतु उसके बाद जिस प्रकार से इंप्लीमेंटेशन हुई है, आज लैंड को लेके बहुत ज्यादा 95% ऑफ द टाइम रुकावट नहीं है, कहीं कहीं पे। और एक बड़ी जो हमने चीज देखी है, बड़े प्रोजेक्ट्स में आपने भी सफर किया, आपने तो हेलीकॉप्टर से बहुत सफर किया कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अब सरकार, गडकरी जी का एक बड़ा इनोवेशन था कि वो पैकेट्स में अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर को दे रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर डूब जाए तो पूरा प्रोजेक्ट नहीं डूबता है। तो मुझे नहीं लगता कि लैंड वाला बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये जरूर है कि फार्म सेक्टर को लेके, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को लेके जो पिछली बारी कदम वापस लेना पड़ा था, अब किस प्रकार से कदम लेंगे, क्योंकि आप इस मुद्दे को अंडर द सॉर्ट ऑफ रेडार नहीं रख सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और एक राजनीतिक मुद्दा है। एक बड़ी चीज जो होने वाली है, चाहे सरकार किसी की भी आए, एग्जिट पोल का नतीजा हमारे सामने है, लेकिन गगनयान जो भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन होगा, और ये हर भारतवासी के लिए एक बहुत गर्व का पल होगा। राम जी की लेगेसी को भी पूरी दुनिया में कैसे फैलाएं, ये भी मैनिफेस्टो में है बीजेपी के। बिल्कुल, उन्होंने मैनिफेस्टो में रखा है। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि जो ब्रांड भारत है, ब्रांड भारत में ये सारी चीज आ जाएंगी। ब्रांड भारत में आपकी संस्कृति भी आ जाएगी, ब्रांड भारत में आपका जो इतना गौरवशाली इतिहास है ये भी आ जाएगा, हमारे मंदिर भी आ जाएंगे। तो इन सब का एक तरीके से इसको आप ये कह लीजिए कि ग्लैमराइज करने की कोशिश की जाएगी। इसको और ज्यादा फैशनेबल ये और ज्यादा बनेगा, ताकि लोग इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जाने और ज़्यादा से ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित हों। लेकिन श्वेता, मैं वापस देखिए, अगर आपने इसको पढ़ा हो, एक्चुअली इसके अंदर प्रधानमंत्री ने सब कुछ लिखा है जो उन्होंने कन्याकुमारी से लिखा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो हम सब बात कर रहे हैं, ये होगा कैसे, इसका फॉर्मूला क्या है, तो उन्होंने फॉर्मूला इसमें दिया है। और फॉर्मूला ये कहता है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म फॉर द कंट्री। और रिफॉर्म करने की जो जिम्मेदारी है वो है लीडरशिप की। इसको समझ लीजिए, रिफॉर्म करने के लिए नीतियां बनाने की जिम्मेदारी है मोदी जी की और उनके कैबिनेट की। अब परफॉर्म करने की जिम्मेदारी है अफसरशाही की। उनको एक नीति दी जाएगी, उनको अफसर जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी वो परफॉर्म करेगी, और फिर जो आम जनता है वो जन भागीदारी के जरिए पूरे देश में ट्रांसफॉर्म करेगी। और इस तरीके से हमें एक बहुत बड़ा बदलाव अपने देश में देखने को मिलेगा। फिर वो आगे ये भी लिखते हैं कि 4 डायरेक्शन में विकसित भारत को हमें जाना होगा, और वो है कैसे हम विकसित भारत को प्राप्त करेंगे। स्पीड, स्केल, स्कोप एंड स्टैंडर्ड्स। और इसमें भी वो ये कहते हैं कि स्पीड तो है ही, स्पीड तेज करनी होगी, हमें स्केल अपना बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और स्टैंडर्ड जो है अपना उसको हमें अच्छा करना पड़ेगा। और इसके लिए क्वालिटी पर जो है बहुत फोकस देने की आवश्यकता है, यानी जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट वाली जो उन्होंने एक फॉर्मूला ये दिया है। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो उनका कार्यकाल होगा, इसमें आप जो मोदी की जो नीतियां हैं उनको आप अपने चरम पर देखेंगे, मतलब आपको उनको क्लाइमेक्स पर आपको देखने को मिलेगा। और इस बार जो उन्हें बहुमत जैसा दिख रहा है एग्जिट पोल में, अगर वैसा बहुमत उनको मिल जाता है, जो कि इन एडिशन विद 2 पहले के जो टर्म है, तो इस बार आपको कहीं ज्यादा मजबूत मोदी देखने को मिलेंगे। और अगर कहीं बुलडोज करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर इस बार बुलडोजर भी चलेगा। और विपक्ष पूरा डर के मारे
कि जो बार बार जो संविधान लोकतंत्र सबकी बात कर रहे हैं चित्रा? देखिए, वो विपक्षी दल अब कुछ तो बताएंगे ना, वो लोगों के बीच जाकर क्या बोलेंगे। इसी वजह से बार बार वो कहते हैं कि संविधान खतरे में आ जाएगा और किस तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पैरेलली नरेंद्र मोदी की ओर से जो बातें कही गई कि बाबा साहब आम्बेडकर भी आ जाएं तो भी आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देने वाली जो बात थी, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार के मंत्रियों की ओर से ये बात कही गई कि हम उसकी समीक्षा करेंगे। अगर इस तरह से आरक्षण का प्रावधान है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि आगे आने वाले 5 सालों में, जैसा कि सुधीर ने जिक्र किया, कि 5 सालों में आप देखेंगे फटाफट कई बड़े और कड़े फैसले भी लेते हुए नरेंद्र मोदी की सरकार को, क्योंकि इसी वजह से ये मैंडेट देखिए, अब इंडिया गठबंधन के एक साथ वजूद में आ जाने के बावजूद, इतनी बड़ी कैंपेनिंग नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक करने के बावजूद, अगर एग्जिट पोल दिखा रहे हैं कि वो और मजबूती से आ रहे हैं। 2014 में 282 सीटें बीजेपी को मिली थी, 2019 में 303 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, 353 मिली थी एनडीए को, और इस बार अगर 400 के आसपास या हम 350 क्रॉस करते हुए भी अगर बीजेपी एनडीए को देखते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मैंडेट है किसी सरकार को मिलना। तो यही कारण है कि बड़े और कड़े फैसले देखने को मिलेंगे। अर्पिता के पास एक बार मैं जल्दी से, चूंकि दिल्ली को लेकर, ऐसा लगता है पहले जो 56 इंच के सीने की बात होती थी ना, इस बार जो है वो 6 पैक एप्स वाली सरकार होगी। अब इसके बारे में आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। अर्पिता, आप दिल्ली में लगातार कवरेज कर रही थी 7 सीटों पर। आप ये बताइए, ये जो इमोशनल कार्ड अरविंद केजरीवाल की ओर से खेला गया था कि जेल से सरकार में चलाऊंगा और वहां पर आप मुझे वोट दीजिए तो जेल जाने की नौबत नहीं आएगी, एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं कि वो कार्ड नहीं चला है लोगों के बीच में। इसके पीछे की वजह क्या नजर आई है? क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको आगे आने वाले वक्त में, आपने वो टर्म इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विकास और सबका हिसाब, सबका हिसाब। और बीजेपी ने एक इसी तरह का पोस्टर भी बना लिया है जिसमें नरेंद्र मोदी की फोटो है और ये तीनों बातें कही जा रही हैं। तो अब सबका हिसाब भी होगा 2024 में। अर्पिता, हिसाब का तो नहीं पता, देखिए, लेकिन ग्राउंड पर जब आप पहुंचिए ना तो दोनों मुद्दे बहुत अलग हैं। इस सवाल का सीधा सा मतलब यही कि देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग तरीके से हैं, लोकसभा के चुनाव अलग तरीके से हैं। आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उनको अगर हम लोकसभा में जिता भी देते हैं, उनको पता है इंडिया गठबंधन मिलकर आप एक नेता नहीं चुन पा रहे हैं। तो एक ये विषय है लोगों के दिमाग में कि प्रधानमंत्री कौन होगा। जब बात प्रधानमंत्री की आती तो लोग अलग तरीके से मतदान करते हैं, और वही कुछ यहाँ दिल्ली में भी खासतौर पर देखने को मिला है। लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ, डिजिटलाइजेशन जो हुआ, हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे उसको देखा कि लोग अब पेटीएम, मतलब आप कॉफी पीने जाइए, चाय पीने जाइए, वहां पर भी आप डिजिटल पेमेंट कर देते हैं। बहुत छोटी सी चीज है जिस पर हम चर्चा होती है, लेकिन उसको बहुत बड़ा मुद्दा नहीं। इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा वो ये होगा कि जब हम 2029 का चुनाव कवर करने के लिए जब हम निकलेंगे, तो इस बार अंजना हेलीकॉप्टर से गई थी, तब तक शायद हम सब लोग ऑफिस एयर टैक्सी से आएंगे, और ये ड्रोन और एयर टैक्सी का जमाना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना होगा, एप्पल, टेस्ला, सेमीकंडक्टर। ये सब तो एक सपना है, लेकिन जो हो सकता है उस पर मैं फोकस करती हूँ। और एक सेकंड, अर्पिता हो, चित्रा हो, श्वेता हो, सईद हो, ये हो, सब जितने हैं, हम सब जो बाहर गए हैं वो चाहते हैं कि भाई गर्मी में चुनाव मत कीजिए। ये बिल्कुल सही है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर हुआ था श्वेता, जब उन्होंने इससे पहले कि हम रैप अप करें, इससे पहले कि हम बात करें, जो तीन हमारे साथी नहीं बोल पाए हैं, इन तीनों, आप लोग क्या क्या सोचते हैं? एक तो है उनका रोड मैप, लेकिन अगर ये मिले कि ये प्राथमिकता हो तो सईद क्या होगी? प्राथमिकता तो हम बहुत सारी बता सकते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे उठाया गया, क्या मुसलमानों का आरक्षण खत्म हो रहा है और वक्फ बोर्ड को खत्म किया जा रहा है? मेरे 2 प्रश्न आप सबके लिए, समय नहीं, कभी और चर्चा करें। नहीं, क्या फिर से, क्या मुसलमानों का आरक्षण, ओबीसी में मुसलमानों को आरक्षण से अलग किया जा रहा है या कर दिया जाएगा? देखिए, राजस्थान की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने ये कह दिया, यूपी ने कह दिया कि वो वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा जमीन है, तो खत्म हो रहा है क्या वक्फ बोर्ड? सबसे ज्यादा जमीन है भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास। चाहते हैं ऐसा हो? नहीं, बुनियादी एक जो सबकी मांग रहती है, गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी हो, जो सब लोग चाहते हैं, एक पारदर्शिता हो। ऐसा ना हो कि जो मीटिंग भी चल रही होती है उस पर भी हम लोग अनुमान ही यहाँ पर लगा रहे होते हैं कि क्या दरअसल एजेंडा रहेगा सरकार का अगले 100 दिन का। आपको पता रहे पारदर्शिता रहे, इतनी पारदर्शिता तो हो ही सकती है। ऐसा तो नहीं है कि आप पाकिस्तान और चीन पर कोई निर्णय ले रहे हैं। और वो बताएंगे, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो अग्निवीर स्कीम शुरू हुई थी, इसमें जो परिवर्तन की आवश्यकता है वो जरूर लाए जाए, ताकि मैं कहना चाहती हूँ पैरेलल भर्ती
जारी रहे। अग्निवीर केवल एक नहीं हो सकता है। नहीं, और अग्निवीरों को सीएपीएफ में लिया जाए, मैंडेटरी लिया जाए, ताकि और जो सेना की रहे वो भर्ती सेना में जारी रहे जो बंद कर दी गई है। और अगर उसने देश के लिए लहू बहाया है तो उसकी रक्षा, उसके परिवार की रक्षा निरंतर की जाए। चलिए, तो ये टीम आज तक की तरफ से आपने ये तमाम बातें सुनी। लास्ट बॉल पे इनको विक्रांत, मैं तो कह रहा हूं एयर टैक्सी चलवा दीजिए प्लीज। मेरा और विक्रांत का जो हम दोनों यही चाहते हैं। लेन ड्राइविंग अगर अगले हमारे चुनाव मुल्क में हो जाए, आपकी पॉल्यूशन भी ठीक। हम अगले चुनाव में ऑफिस एयर टैक्सी में आना चाहते लोग हैं। हमारा महंगाई लक्ष्य के ये है। मुद्दे को उठा रहे हैं, आप एयर टैक्सी ला नहीं, रहे आप हैं। उससे पहले किसी वर्ल्ड कप में एयर टैक्सी पेट्रोल पे चर्चा हो रही है, बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, एयर टैक्सी पे जाएंगे।